नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं हूं मोहित सिंह रावत और यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए यूकेपीएससी के द्वारा यूकेएसएससी के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके एआरओ के लिए, चाहे हम बात करें बीपीडीओ के लिए, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अभी एक चीज बता देता हूँ क्लास शुरू करने से पहले। हमने आपको जो ये क्लास की पीडीएफ दी है, क्लास दी है ना, ये सितंबर 2023 तक का अपडेट है, ठीक है। इस बीच में 2-3 अपडेट हुए हैं, जैसे उत्तराखंड में है ना, चीफ जस्टिस हमारे जो विपिन सांघी थी पहले, वो हट चुके हैं, उनके जगह में कार्यवाहक मनोज तिवारी जी आ चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेड किया है ऋतु बहारी जी को नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर, है ना। तो ये 2 अपडेट आपको ध्यान रख लेने हैं। ऐसे यूकेपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं अभी इसी बीच में, तो 1-2 प्रश्न जो अपडेट हुए हैं वह दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, बाकी सारा डाटा सही है। क्वेश्चन नंबर 1 से आज दोस्तों हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। आंसर देते जाएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर दोस्तों आपको देना है, ठीक है। पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूकेपीएससी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रबुद्ध भारत। अब जरा यहां पर साथियों सुनो, ठीक है। देखिए यहां पर दोस्तों आपको यह ध्यान रख लेना है, जब हम बात कर रहे हैं ना, प्रबुद्ध भारत की बात कर रहे हैं, तो प्रबुद्ध भारत आपको ध्यान रख लेना है कि 1896 में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने इसका प्रकाशन किया था। 1896 कलकत्ता, स्वामी विवेकानंद। युगांतर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 1906 से बंगाल से प्रकाशित होती थी। गदर पत्रिका की बात करें, जो एग्जाम में कई बार आ चुकी है, जो 1913 से प्रकाशित होती थी और लाला हरदयाल के द्वारा यह प्रकाशित की गई थी, ठीक है। और संध्या पत्रिका दोस्तों अगर आपको पूछा जाए तो 1905 से ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आपके सामने बन रहे हैं, ठीक है। एक तो प्रबुद्ध भारत, युगांतर, गदर पत्रिका और संध्या पत्रिका भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है, पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया का। तो साथियों यहां पर आंसर ऑप्शन बी आएगा, वारेन हेस्टिंग दोस्तों यहां पर सही आएगा, ठीक है। बंगाल में जो प्रथम गवर्नर और जनरल था दोस्तों, ये वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अगर ऐसा प्रश्न बने कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब आता है विलियम बेंटिक। और यहीं पर ऐसा प्रश्न बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब आता है लॉर्ड कैनिंग। और यहीं पर ऐसा प्रश्न बने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भी कैनिंग आता है। तो 2-3 यहां पर फैक्ट है। तीसरा प्रश्न, इसका आंसर दीजिए। देखिए, अभिनव भारत नामक संगठन, दोस्तों अभिनव भारत नामक जो संगठन है, ये किसने इसकी स्थापना की थी? तो साथियों बीडी सावरकर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहां पे सही है, ठीक है। देखिए, इसे प्रारंभ में ना मित्र मेला नाम से जानते थे। जो अभिनव भारत है ना, इसे हम मित्र मेला के नाम से जानते थे और अभिनव भारत के रूप में जो इसे जाने जाना लगा, ये 1904 से जाने लगा, ठीक है। बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, इस संगठन की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है और आपके सामने पूछा गया है कि किस देश, देखिए कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर आपको देना है। कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ए, ठीक है, चीन यहां पर सही आंसर है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान दोस्तों भारत का है। विश्व में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है, दूसरा भारत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण निदेशालय का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन 5 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 1976 में किया गया था। पर्यावरण निदेशालय का जो गठन किया जाता है, ये 1976 में कराया जाता है। और दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान आपको रखना है, देखिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड आपको पूछा जाए, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, इसका गठन 1992 में होता है। कब होता है? 1992 में। तो राष्ट्रीय वनीकरण पर्यावरण विकास बोर्ड का गठन 1992 में, पर्यावरण निदेशालय का गठन 1976 में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है कि संसदीय प्रजातंत्र में शून्यकाल के विचार की शुरुआत किसने की थी? ये यूकेपीएससी के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है, सीएफओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, भारत यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, 1/6, यानी जो 1/6 भाग है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब जरा दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न है, इनकी थोड़ा व्याख्या देख लीजिए, यहां से क्या क्या बन सकते हैं। देखिए अगर हम शून्यकाल की बात करते हैं
तो शून्यकाल की शुरुआत दोस्तों 1962 से होती है। कब से होती है? 1962 से होती है। शून्यकाल की स्थापना 1962 से होती है। कब होती है? 1962 से। ठीक है, दोनों संसदों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद इसे लाया जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद लाया जाता है और सामान्यतः जो इसका समय होता है ये 12 बजे से होता है। कब होता है? 12 बजे से। देखिए, सबसे पहले प्रश्नकाल आता है, 11 से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल आता है। प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल, दिन का समय जो 12 बजे हम जिसे बोलते हैं। तो 12 बजे से शून्यकाल आता है। 1962 से इसकी शुरुआत होती है। अब देखिए, विधान परिषद की बात करते हैं। देखिए, आपको याद है लेकिन आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं साथियों। देखिए, विधान परिषद की बात करते हैं तो जो सदस्यों की नियुक्ति होती है ना, कैसे कैसी होती है? 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 1/3 भाग विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/3 भाग जो हमारी स्वशासी संस्थान है, चाहे नगर पालिका होगी, है ना, इनके द्वारा चुने जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि 1/12 भाग स्नातकों के द्वारा, 1/12 भाग अध्यापकों के द्वारा, और इन्हें 3-3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 3 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। यह फैक्ट है। तो विधान परिषद आपने देख लिया है, इनका सदस्यों का चुनाव। देखिए, अब विधान परिषद से एक प्रश्न यह बनता है कि अगर कोई बहुमत है, ठीक है, साधारण बहुमत है, तो इसे अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, और यहीं पर अगर धन विधेयक है तो इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद से यह बनेगा। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और बनने की सदस्य की जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये प्रश्न दोस्तों विधान परिषद से बनते हैं अक्सर, इन्हें आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है और इसका आंसर देना है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हाल ही में यूनेस्को द्वारा, थोड़ा दोस्तों आसपास थोड़ा शोर का माहौल, बच्चे ज्यादा हैं तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में विश्व के 55 शहरों की सूची तैयार की गई है, जिसमें भारत के 2 शहर हैं। कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से दोस्तों यह एक है। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ग्वालियर और कोझिकोड। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर और कोझिकोड। देखिए, वर्ल्ड सिटीज डे दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना, 31 अक्टूबर को होता है ना, जिस दिन वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था। और यहां पर देखिए दोस्तों कि साहित्य के क्षेत्र में कोझिकोड को और संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर को, इन्हें इस बार यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है ना, वहां पर शामिल किया गया है। करंट अफेयर है दोस्तों, अभी 1-2 महीने का या 3 महीने का पहले का है। और ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की बात करते हैं तो 1945 में 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है, और लंदन में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। नई कृषि नीति कब जारी की गई थी उत्तराखंड की? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे 2011-12 में। 2011-12 में। देखिए दोस्तों, अगर राज्य खनन नीति पूछे तो पहली राज्य खनन नीति 4 अप्रैल 2001 को, खनन नीति 4 अप्रैल 2001 को। राज्य की पर्यटन नीति तो 26 अप्रैल 2001 को, 26 अप्रैल 2001 को दोस्तों पर्यटन नीति। खनन नीति आई थी 4 अप्रैल को। और साथियों एक चीज में थोड़ा और अपडेट आपको बता देता हूं, वैसे तो थोड़ा टफ लेवल का है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा था आयोग ने, पुराना हो चुका है, कि नवंबर 2021 में यूनेस्को ने ना श्रीनगर को यहां पर शामिल किया था क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। ठीक है, और इससे पहले यूनेस्को की इस लिस्ट में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, वाराणसी, इन सभी को भी शामिल कर दिया गया है। तो थोड़ा ज्यादा ही डीप बन रहा है, लेकिन आप करंट का तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10-11 पे चलेंगे। देखिए, पूछा गया है रेपो रेट का तात्पर्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेपो रेट का तात्पर्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, रेपो रेट का दोस्तों आपने क्वेश्चन को पढ़िए, आसानी से आराम से पढ़िए। रेपो रेट का तात्पर्य क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, रेपो रेट का मतलब होता है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक किसी कमर्शियल बैंक को पैसा देता है। ठीक है दोस्तों, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है वो रेपो रेट होता है। और जब वही रिजर्व बैंक किसी कमर्शियल बैंक से पैसा वापस लेता है, यानी उधार लेता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिए वर्तमान क्या रेट चल रहा है इसका। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि रेपो रेट वर्तमान में कितना है तो 6.50% है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 6.50। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा पूछा कि SDFR कितना है तो 6.25% है। ठीक है, MSFR पूछा जाए तो 6.75 है। एक्चुअली यहां से जो ज्यादातर पूछा जाता है ना, वो एक तो रेपो रेट पूछा जाता है, एक रिवर्स रेपो रेट पूछा जाता है, शायद कभी कभी बैंक रेट भी पूछ ले। तो देखिए, बैंक रेट है 0.25 ज्यादा है रिवर्स रेपो रेट से, सिर्फ रेपो रेट से। ठीक है, रेपो रेट कितना है? 6.50। बैंक रेट कितना है? 6.75%। और जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है ना, वो 3.35% है।
तो साथियों ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो रिवर्स रेपो रेट की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसकी जो परिभाषा है कि रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में जो अधिशेष धन जमा करते हैं। मतलब आप समझ चुके होंगे कि रिवर्स रेट में क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट में जो आरबीआई है ना, वो बैंकों से पैसा वापस लेता है और उन्हें रानीगंज। दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। अब जरा दोस्तों यहां पर सुनिए दोस्तों, है ना, अभी आपके ईओ के एग्जाम में एक प्रश्न बना था और प्रश्न दोस्तों ये बना था कि जो सिंगरौली है ना, सिंगरौली जो कोयला की खादान है वो कहां पर है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगर अगली बार पूछा जाए कि पेंच घाटी कहां पर है, तो भी मध्य प्रदेश में है। अगर आपको कोरबा पूछा जाए तो कोरबा दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा। झरिया, बोकारो, धनबाद ये आपको झारखंड में मिलेंगे। रानीगंज आपको ये मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है। मुकुम आपको पूछा जाए दोस्तों तो ये कहां पर है, असम में है। आपको दोस्तों दिमाग में फिगर बैठाना है। ठीक है। अगर आपको पूछा सिंगरेनी, देखिए दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स को। सिंगरेनी, तो सिंगरेनी की अगर हम बात करें ना दोस्तों, सिंगरेनी, तो ये सिंगरेनी अगर आपको पूछा जाए तो सिंगरेनी दोस्तों कहां पर है, ये है हैदराबाद तमिलनाडु में, सॉरी हैदराबाद में आपको मिलेगा, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। नवेली आपको तमिलनाडु में मिलेगा और पलाना आपको पूछा जाए तो ये कहां पर मिलेगा, ये राजस्थान में मिलेगा। तो एक बार इस फिगर को थोड़ा अपने दिमाग में बिठा देना साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 पे चलेंगे। देखिए, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था। अब आप कहोगे दोस्तों कि यह प्रश्न भी ईओ में पूछा गया था। साथियों ईओ में पूछा गया था, लेकिन यह प्रश्न मैंने आपके लिए सीएफओ के एग्जाम से लिया है। ठीक है, यह प्रश्न सीएफओ के एग्जाम से मैंने आपके लिए लिया है, वहां पर पूछा गया था। तो इसकी व्याख्या देखिए, इसका आंसर है डिजरायली। क्या है, डिजरायली। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आपको और क्या ध्यान रख लेना है। देखिए, जो जॉन लॉरेंस है ना, इसने इसे सिपाही विद्रोह कहा था। टी.आर. होम्स, इसने सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष इसे कहा था, जो 1857 की क्रांति थी। एक है ट्रेलर, एक है आउटरम, इन दोनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। लॉरेंस ने कहा था सिपाही विद्रोह, टी.आर. होम्स ने कहा था कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। ठीक है, टी.आर. होम्स ने। और ट्रेलर ने बोला था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। और एक और चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है रीज, इसने तो थोड़ा ज्यादा बोल दिया कि इसने बोला कि ये ईसाई धर्म के विरुद्ध है। ये जो युद्ध था ना, ये ईसाई धर्म के विरुद्ध था। तो 4 फैक्ट, एक्चुअली 5 फैक्ट आपके सामने यहां पर बन चुके हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, इससे कौन संबंधित नहीं था। तो जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद यहां पर दोस्तों सही था। अब जरा साथियों यहां पर देखिए, मुझे मालूम है आपको यहां पर चंपारण के बारे में बहुत सारा पहले से मालूम होगा। कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, इसे सुनिए केवल। देखिए, अप्रैल 1917 से यानी ये आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1917 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। नील की खेती के विरुद्ध था। 3 कठिया, जैसे आप जानते हैं कि 3/20 भाग में क्या होती थी खेती, नील की खेती करना जरूरी होता था। अब जो थोड़ा डीप लेवल के प्रश्न बनेंगे वो ऐसा बनेगा कि राजकुमार शुक्ला ने तो गांधी जी को बुलाया था। अब प्रश्न यह भी बन चुका है कि राजकुमार शुक्ला को अफ्रीका में गांधी जी के काम के बारे में किसने बताया था। तो गणेश विद्यार्थी थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ला को गणेश विद्यार्थी ने बताया था और गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बताया था। उस समय यहां पर गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल वायसराय वगैरह, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था, चैम्सफोर्ड था। और साथियों यहां पर जैसे चंपारण की बात करें तो अप्रैल 1917, उसके बाद खेड़ा 1918, रोलेट की पूछे तो मार्च 1919 और बारडोली की बात करें तो 1928। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है और इसका आंसर देना है आपको। देखिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर शासन के दौरान भारत की यात्रा करने वाला निकोलो कॉन्टी किस देश से संबंधित था। निकोलस कॉन्टी किस देश से संबंधित था। तो देखिए निकोलस कॉन्टी था दोस्तों इटली से। याद क्या करना है, याद ये करना है दोस्तों आपको, सुनिए। निकोलस कॉन्टी इटली का था जो देवराय प्रथम के काल में आया था। किसके काल में आया था, देवराय प्रथम के काल में आया था। निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम के काल में आया था। फिर दूसरा है अब्दुल रजाक, ये ईरान का था, ये देवराय द्वितीय के काल में आया था। अब्दुल रजाक किसके काल में, देवराय द्वितीय के काल में। अब एक है बारबोसा, पूछा जाता है बारबोसा किसके काल में आया था। तो देखिए बारबोसा एक पुर्तगाली था, ये कृष्ण देवराय के काल में आया था। बारबोसा कृष्ण देवराय के काल में आया था जो पुर्तगाली था। और एक इब्न बतूता, जिसका रेहला दोस्तों उपन्यास से अरबी भाषा में लिखा गया, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। 15 पे चलते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526, पानीपत का तृतीय युद्ध 1765, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा, कौन सा युग में सुमेलित थे, तो ये आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ऐसा कर लेता हूं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब इसका आंसर दीजिएगा। सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसे प्रथम कर लेते हैं, ठीक है, तब ठीक हो जाएगा। मैंने प्रश्न को थोड़ा गलत ढंग से प्रेजेंट कर दिया है, तो कोई बात नहीं। आप देखिए प्रश्न आप समझ में आ चुका होगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पानीपत का द्वितीय नहीं बल्कि पानीपत का मैं प्रथम पूछ रहा हूं आपको, ठीक है। हल्दी घाटी 1576, तीर्थ युद्ध 1765, नादिर शाह का आक्रमण 1739। तो जी हाँ साथियों, आप समझ चुके होंगे प्रश्न को। इसका आंसर आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर जो सी है 1765। देखिए यहां से प्रश्न दोस्तों है ना, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा होता है 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। तीसरा होता है दोस्तों यहां पर जनवरी 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच में। अगर हल्दी घाटी पूछा जाए तो 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। और नादिर शाह का आक्रमण होता है कब? 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। तो देखिए थोड़ा प्रश्न को जरा यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया था, लेकिन आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। प्रश्न समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, महात्मा गांधी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस के 1939 में कांग्रेस पद की अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी यहां पर सही है। देखिए 1937 में जो फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था ना, जवाहरलाल नेहरू बने थे, और जो फैजपुर का अधिवेशन था ये प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन। फिर हरिपुर में होता है 1938 का, जिसमें नेताजी अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1939 में त्रिपुरी में होता है, मध्य प्रदेश में। पूछा गया त्रिपुरी कहां पर है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। और राजेंद्र प्रसाद इसके बाद में अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। इसमें पहले मतभेद हो जाता है तो सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं, और जब त्यागपत्र दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। क्वेश्चन 17, 18, 19 देखिए, वर्ष 2023 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्राप्त नहीं हुआ है? 2023 का पूछा गया दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। देखिए चार चार, इस बार कितने को? 4 को दिया गया है, आपको बताना है 4 में से कौन सा नहीं है, ठीक है। 4 व्यक्ति है यहाँ पर, और कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है आपको बताना है। बसंती बिष्ट जी, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, सच्चिदानंद भारती जी, अजीत डोभाल जी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। देखिए बसंती बिष्ट, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद भारती। बसंती बिष्ट, राजेंद्र बिष्ट, सच्चिदानंद भारती और माधुरी बर्तवाल, इन्हें यहां पर इस बार 2023 के लिए उत्तराखंड गौरव अवार्ड दिया गया है, जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। दूसरी बात, अगर ऐसा पूछे कि 2022 में कौन थे, तो 2022 में अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, बिपिन रावत, गिरीश तिवारी गिरदा और बीरेन डंगवाल, उस टाइम 5 को मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 217 हो गया। 18 पे चलते हैं। सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था? अच्छा प्रश्न है ये, और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अब जरा यहां पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी से कुछ प्रश्न देखिए। 1296 से लेकर 1316 तक इसका कार्यकाल था। कब से? 1296 से लेकर 1316 तक इसका कार्यकाल था। अली गुरसाफ इसका बचपन का नाम था। इसने सिकंदर ए सानी, देखिए सिकंदर ए सानी, सिकंदर के समान इसने अपने खुद को माना था, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि खिलजी ने ही ली थी, अलाउद्दीन ने। स्थायी सेना रखना इसने शुरू किया था। नगद वेतन देना इसने शुरुआत की था। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए दीवाने रियासत का गठन इसने किया था, और बाजार प्रणाली में ये इसको विख्यात थी हासिल, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन पे चलेंगे। अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो जी हाँ, निजामुद्दीन औलिया जी थे, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे दोस्तों, इसका आंसर देना है 20 और 21 और 22। देखिए 20वां क्वेश्चन आपके पूछा है कि राज्य के कुछ अनुसूचित जनजाति हैं, इनकी तहसील है, सुमेलित करना है आपको मेल के आधार पर। तो जी हाँ दोस्तों, आप तो सबसे पहले जौनसारी की बात करें तो जौनसारी तो हमारे चक्राता में है, तो बी का 3 डायरेक्ट आंसर हमें पहले मिल गया है, ठीक है। शोका की बात करें तो शोका का मतलब कहां पे होगा? शोका का मतलब होगा धारचूला में। तो ऑप्शन जो आप डी देख रहे हैं दोस्तों, ये सटीक है। ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ये पूछा गया प्रश्न है, यूकेपीएससी का ही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 9वां मंडल है। अब जरा यहां पर सुनिए, जो गायत्री मंत्र है वो 3रे मंडल पे दिया गया है। 10 राग युद्ध का वर्णन दोस्तों 7वें मंडल में है। पूछा जा चुका है कि 7वें मंडल में क्या है? 10 राग युद्ध का। सोम की बात करें, वनस्पति का देवता, 9वें मंडल में है। और पुरुष सूक्त दोस्तों किस मंडल में है? 10वें मंडल पे है। तो ये 4 ऐसे मंडल है ना दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने चारों हमने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 22 से, हर्षवर्धन का दरबारी कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? जी हाँ दोस्तों, दीजिए जरा। तो जी हाँ, आप कहोगे कि मयूरी था। कौन था? मयूर था। अब जरा यहां पर सुनिए दोस्तों, आपके सामने कुछ कवि रखे हैं, कुछ राजा रखे हैं जिसके दरबार में कवि थे, और इन कवियों की कौन सी रचना थी वो आपके सामने रखी है।
सबसे पहले कालिदास तो आप जानते हैं विक्रमादित्य के काल में थे, इनकी रचना तो सभी जानते हैं, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाण भट्ट किसके काल में थे? हर्षवर्धन के काल में थे। हर्षचरित्र और कादंबरी इनकी रचना थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के काल में थे दोस्तों, और पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा था। अच्छा, यह प्रश्न थोड़ा इंपोर्टेंट बन सकता है कि भवभूति किसके काल में थे? तो देखिए, कन्नौज के राजा यशोवर्धन के काल में थे, यशोवर्मन के काल में। भवभूति किसके काल में थे? यशोवर्मन के काल में थे। और मालती माधव, उत्तर रामचरिता और महावीर चरिता, ये इन्होंने 3 रचनाएं की हैं। राजशेखर की बात करें दोस्तों, तो ये गुर्जर प्रतिहार राजा के बारे में थे। कर्पूर मंजरी, बाल भारत, काव्य मीमांसा, ये काव्य मीमांसा कई बार एग्जाम में आ चुका है। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक है अल्लाह सन्नी पैदन्ना, यूकेपीएससी ने ये प्रश्न आपको पूछा है, अली सन्ना पैदन्ना किसके काल में थे? तो ये कृष्णदेव राय के काल में थे, ठीक है। और साथियों एक है नंदी तिमन्ना, ये भी कृष्णदेव राय के काल में थे। और रवि कीर्ति की बात करते हैं तो ये पुलकेशिन द्वितीय के काल में थे। और इहोल शिलालेख दोस्तों इसी ने लिखा था, रवि कीर्ति ने। तो शायद थोड़ा टफ लगे, लेकिन आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 23-24, इसका आंसर दीजिए जरा। जी हाँ, हाल ही में सीएम धामी द्वारा जो मत्स्य संपदा योजना की जो मंजूरी दी गई है ना, ये दी गई है 30 अक्टूबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यहां पर देखिए, उत्तराखंड रजिस्ट्रार जनरल आशीष नेथानी, राज्य एक्टिंग जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस है मनोज कुमार तिवारी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिकमेंडेड राज्य की चीफ जस्टिस व्यक्ति या महिला कौन होगी? जस्टिस ऋतु बाहरी। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी। तो सही मेल ऑप्शन डी ही नहीं है दोस्तों, है ना। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना दोस्तों, कि हमने जो आपको करंट अफेयर दिए थे ना, वो सितंबर 2023 तक का अपडेट था, ठीक है। तो अब 2 चीजें अपडेट हुए हैं। आशीष नेथानी नए बने हैं रजिस्ट्रार जनरल, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। मनोज कुमारी तिवारी, अगर आप यूकेपीएससी इनके जो हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो जो एक्टिव आपको चीफ जस्टिस मिलेंगे वो मनोज कुमार तिवारी जी है, मनोज कुमार तिवारी जी। तो इसका भी ध्यान रख लेना है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जिस महिला को उत्तराखंड के हाईकोर्ट के रूप में रिकमेंडेड किया है, शायद अभी बनी नहीं है या फिर बनेंगे, उनका नाम दोस्तों ऋतु बाहरी है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज है कि बन गए हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि वेबसाइट में तो अभी जो नाम आ रहा है वो मनोज कुमार तिवारी का ही आ रहा है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में आ रहा है। ऋतु बाहरी का नाम रिकमेंडेड किया था, ये बात सही है, बने थोड़ा मुझे कंफ्यूज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे, दीजिए आंसर, बहुत सरल प्रश्न है, और आप दोगे ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। देखिए, याद करने वाले प्रश्न जो थोड़ा एक बार आपको याद कर लेना है। लोकसभा का गठन कब होता है? अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को होता है, ठीक है। प्रथम सत्र इसका मई से शुरू होता है, 12 मई 1952 से। पहले जो अध्यक्ष थे वे जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष थे अनंत स्वामी अयंगर। सत्रहवें की बात करें दोस्तों, तो ये ओम बिरला है जो कोटा राजस्थान से हैं। और कभी ऐसा प्रश्न बने कि सर्वाधिक उम्र वाला सांसद, तो शफीकुर रहमान, और सबसे कम उम्र का सांसद चंद्रानी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 226वां है, और आपके सामने पूछा है कि भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रता को संभाला गया है कहां पर? तो जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 19 में आपको मिलेगा ऑप्शन सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो डीएसपी है ना, डीपीएसपी, वो कहां पर है? तो जी हां, ये है भारत के चौथे भाग में। देखिए दोस्तों, आपके लिए जो मुझे लगता है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे 22 भाग है ना, 22 भाग में से जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, जहां से ज्यादातर प्रश्न बनता है, वो मैंने आपके लिए रखे हैं। जैसे प्रथम भाग की बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व। ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। फिर आगे जो प्रश्न बनता है दोस्तों, वो यहां से बनता है एक पंचायती राज से। वैसे आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। संविधान संशोधन 20वें भाग में है। आपातकाल 18, आपातकाल 18 आपातकाल, तो ये तो याद हो जाएगा। राजभाषा 17, राजभाषा का है खतरा, तो 17 खतरा, तो राजभाषा है 17 में। 15 में दोस्तों निर्वाचन है, ठीक है, 15 में क्या है? निर्वाचन में है। और संघ राज्य का संबंध 11, 1-1, संघ और राज्य का संबंध 1-1, 11। तो ऐसे दोस्तों आपको याद करना है, ठीक है। 5वें में आपको संघ मिलेगा, 6ठे में राज्य मिलेगा, 9वें में पंचायत मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 28वें पे, और इसका आंसर देना है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। तो जी हाँ, 25 सितंबर 2014 को, ये आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं इसका आंसर। कुछ और फैक्ट जो आपको ध्यान रख लेने हैं, देखिए 22 जनवरी 2015 को दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत होती है। कहां से? पानीपत से। कई चीजें ऐसी होती है ना जो हमेशा एवरग्रीन प्रश्न बनते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 2015, कब? 22 जनवरी, पानीपत से। 19 फरवरी 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कहां से? सूरतगढ़ राजस्थान से। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना,
स्मार्ट सिटी मिशन तो दोस्तों ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, 25 जून 2015, 25 जून 2015। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन है, और उत्तराखंड में जो नमामि गंगे कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो जी हाँ, आप कहोगे कि ये ऋषिकुल से होती है, ऋषिकुल मैदान से। ठीक है, देखिए 7 जुलाई 2016 से ऋषिकुल से, देखिए उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो वैसे तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम होता है जून 2014 से हो जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो शुरुआत होती है 7 जुलाई 2016 से होती है, ऋषिकुल से होती है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया गया था, ये 4 नवंबर 2008 को दिया गया था, 4 नवंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन है 30वां, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान और हंसा धनाई का संबंध किससे है? तो जी हाँ, आप कहोगे कि राज्य के आंदोलनकारी के रूप में जो शहीद हुए थे। 3 हमारे महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों, एक खटीमा कांड, मसूरी कांड और रामपुर तिराहा कांड। खटीमा कांड होता है 1 सितंबर को 1994 में, मसूरी 2 सितंबर को, और रामपुर तिराहा की बात करें तो 2 अक्टूबर को 1994 में। 31वां क्वेश्चन है, यहां पर ये प्रीवियस ईयर में यूकेएसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो जी हाँ, आप कहोगे काठगोदाम जो बसा है ये गोला नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन जो यहाँ पर आप डी देख रहे हैं, ठीक है, तो कालसा या इसी को दोस्तों कराली गाड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से लागू हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, ये 27 मार्च 2016 से हुआ था। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? कांचीपुरम, तो जी हाँ दोस्तों, ये पल्लव वंश की राजधानी थी। अब जरा यहां पर देखिए, पल्लव वंश से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। दूसरे शासक दोस्तों यहां पर हुए हैं महेंद्र वर्मन। और एक प्रश्न दोस्तों हाल ही में यूकेपीएससी ने आपको यही पूछा था कि जो मत्स्य विलास रचना है ये किसकी है? तो महेंद्र वर्मन की है। ठीक है, जो दूसरे शासक बने थे पल्लव वंश में। प्रतापी शासक इसका नरसिंह वर्मन हुआ है दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को इसने हराया था, जो ये नरसिंह वर्मन है ना, इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। महाबलीपुरम के 81वें मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। और वैनसांग का आगमन इसी के काल में साउथ की ओर यानी कांची में हुआ था, जो कांचीपुरम है ना वहां पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, देखिए 38 तक है। रासायनिक रूप से एस्पिरिन का क्या है दोस्तों? रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन, जो एस्पिरिन गोली होती है ना, 2 मिनट में घुल जाए, तो कौन सी है? रासायनिक रूप क्या है इसका? तो रासायनिक रूप है दोस्तों इसका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। इंसुलिन में अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद कौन सा है? इंसुलिन, जहां दोस्तों इंसुलिन होता है पैंक्रियास से, अग्नाशय से। ऑप्शन डी यहां पर सही है। अच्छा, बॉक्साइट दोस्तों किसका अयस्क है? बॉक्साइट, बॉक्साइट, तो जी हाँ, बॉक्साइट किसका है दोस्तों? एल्युमिनियम का है। कहां से है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अच्छा, हाइड्रोजन बम दोस्तों, देखिए एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। विखंडन में दोस्तों परमाणु बम आता है, और संलयन में दोस्तों ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बम आता है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। अच्छा, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 39वां क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है। देखिए, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी? भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत की जो पहली जनगणना होती है ना 1872 में होती है, आप सभी जानते हैं, लॉर्ड मेयो के काल में होती है। अब लॉर्ड मेयो के बारे में दोस्तों एक चीज आपको बताता हूं, ये था ना, ये इसकी हत्या कर दी गई थी। और इसकी हत्या जो हुई थी ना, ये अंडमान निकोबार में हुई थी। अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हुई थी। प्रश्न बन सकता है कि कौन सा यहाँ पर गवर्नर जनरल था यहाँ पर ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसकी हत्या की जाती है? तो एक लॉर्ड मेयो की भी हत्या होती है, और अंडमान निकोबार में इसकी हत्या होती है। और देखिए, नियमित रूप 81 से लॉर्ड रिपन के काल में होता है, और 2011 में 15वीं जनगणना होती है दोस्तों। और स्वतंत्रता के बाद आपको पूछी जाए तो ये 7वीं जनगणना है। 40वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि महाराष्ट्र नंबर 1 है। ठीक है, फिर दूसरा यहां पर आपको बिहार मिलेगा, और तीसरा पश्चिम बंगाल मिलेगा। ठीक है, यूपी तो नंबर 1 है, नो डाउट। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 41वां क्वेश्चन है, और यहां पर पूछा गया है कि जून 2021 तक आरजीआई के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के कुल जिलों की संख्या 640 से, जो 2011 की जनगणना के अनुसार थी, से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 41वां क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर हो चुका है 736। ठीक है, 736। तो जो अब वर्तमान में जो यहाँ पर जो कुल जिले हो गए ना, इनकी संख्या 736 हो चुकी है। अगर 2011 के अनुसार चले तो 640 जिले थे, वर्तमान में कितने हैं? 736। अब मान के चलो 36 का आंकड़ा हो गया है जिलों का।
क्वेश्चन नंबर 42 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड 2023 के द्वारा, देखिए अभी जनसंख्या रिपोर्ट जारी किए है ना यूएन के द्वारा, आप जानते हैं, तो इसमें बताया गया कि भारत को नंबर 1 पहुंच गया है। तो कितनी जनसंख्या भारत की हो चुकी है इनके अनुसार? जी हाँ दोस्तों, 142.86 करोड़। नंबर ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि 142.5 है ना, ये चीन की जनसंख्या है और भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 29 करोड़ अधिक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46। देखिए कुछ स्थान है और गतिविधि क्षेत्र है, बताना है आपको। ओली दोस्तों शीतकालीन के लिए, पंचेश्वर मत्स्य आर्किड के लिए, हिमनद यहां पर जो ये है ना पिंडारी हिमनद, ये ट्रैकिंग के लिए, और हर्षिल जल क्रीड़ा के लिए। तो जी हाँ, आप कहोगे कि ऑप्शन डी गलत है। देखिए हर्षिल तो आप जानते हैं कि हर्षिल कहां पर है, ये उत्तरकाशी में है, और उत्तरकाशी में हर्षिल किसके लिए फेमस है? सेबों के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर गलत है। 44वां क्वेश्चन है कि धगुली शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? धगुली शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, बताइएगा दोस्तों इसका। तो जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कलाई में यहां पर किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपसे अगर आपको ये आभूषण में थोड़ा कंफ्यूज होता है ना, आप हमारे YouTube चैनल में जाना, अभी लगभग 10-15 वीडियोस के नीचे आपको ही ये आभूषण वाली क्लास मिल जाएगी, और वहां पर ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है, गारंटीड है, अगर किसी ने वो देखा है तो वो भूल नहीं सकता है। तो बस आपको एक बार देखना है, उस रिविजन क्लास को देखना है, और स्पेशली आबकारी वाले स्टूडेंट्स जरूर देखिएगा, और बीपीडीओ वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि गुरुद्वारा निम्नलिखित में से भारत में कौन सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये नहीं है पोंटा साहिब। ठीक है, पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, तो ये हमारे उसमें नहीं है। रीठा साहिब भी है, नानक मत्ता भी है, और हेमकुंड साहिब तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। 46वां क्वेश्चन है, सबसे कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती है? देखिए ऑप्शन के अनुसार दीजिए आंसर। खरीफ मौसम की फसल नहीं है, कौन सी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपके सामने ऐसे प्रश्न बनते हैं और यहां से अक्सर और बार बार प्रश्न बनते हैं कि रबी की फसल में क्या क्या है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मतलब अभी रबी का फसल का टाइम है, अभी के टाइम पे, मतलब मान के चलो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। गेहूं, जो चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये रबी की फसलें हैं। खरीफ में देखिए जून जुलाई में और बोई जाती है, अक्टूबर में नवंबर में काटी जाती है। तो मक्का, बाजरा, चावल, ज्वार, मूंगफली, तिल, ये खरीफ के अंतर्गत है। और जायद में दोस्तों ये आप देखेंगे अप्रैल मार्च में और जुलाई में इससे काटी जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जी, ये इसके अंतर्गत आते हैं। एक सेकंड है, इसका आंसर दीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 47, 48। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है कि वर्ष 2022-23 के कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान बताया गया है। थोड़ा अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर आपको मिलेगा 32-35। ठीक है, 32-35 लाख टन। अब जरा यहां पर देखिए, अगर ऐसा पूछा जाए चावल उत्पादन कितना है, तो ये आपको मिलेगा 1308। ठीक है, 1308। गेहूं उत्पादन है दोस्तों 1121, और गन्ना उत्पादन है 4687, ये मीट्रिक टन में है। तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन है 32-35। ठीक है, 32-35। तो खाद्यान्न, केवल अगर खाद्यान्न आपको पूछा जाए। ठीक है, और कृषि लागत मूल्य आयोग जो कैफ है, CACP, इसकी स्थापना कब होती है? तो जी हाँ दोस्तों, 1965 में होती है। 1985 में इसका परिवर्तित नाम होता है। अगर 2004 आपको पूछा जाए तो राष्ट्रीय किसान आयोग दोस्तों यहां पर इसका गठन होता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब होता है जी? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन होता है 2004 में, और 1 जनवरी 1965 को कृषि मूल्य आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, और कृषि मूल्य लागत जो नाम बनता है बाद में, ये 1985 में नाम चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 52 तक चलेंगे। उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य विकास पलायन आयोग का गठन होता है? अच्छा प्रश्न है। तो जहां दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन बी, 25 अगस्त 2017 को। कब होता है? 25 अगस्त 2017 को। अभी इसकी व्याख्या दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कार्यशील जनसंख्या कितनी है? कार्यशील जनसंख्या, जी हाँ देखिए दोस्तों, ऑप्शन कितनी नजदीक है, नजदीक ऑप्शन देखिए। तो जी हाँ, 38.43%। नैनीताल की खोज किसने की थी? बेसिक प्रश्न है, पी बैरन ने की थी। कौन सा जनपद सेब में सर्वाधिक उत्पादक है? तो आप कहोगे उत्तरकाशी है। लीची में चमोली है। जरा दोस्तों यहां पर देखिए, मैं आपको कुछ याद कराना चाहता हूं, हो सके तो अभी मेरे साथ याद कर लेना। ठीक है, 25/8/2017 द्वारा ग्राम्य जो यहां पर है ना, जो ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग है, इसका गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 25
25/8/2017 को गठन होता है। 25/8/2017 को, 25 अगस्त 2017 को गठन होता है ग्राम विकास प्लान आयोग का, ठीक है। फिर होता है मई 2018 में, 3 मई 2018 को इसका पुनर्गठन किया जाता है। तो पुनर्गठन कब किया जाता है? मई 2018 में। और साथियों, अभी ऐसा प्रश्न भी आ चुका है एग्जाम में कुछ समय पहले ही, ये शायद मार्च अप्रैल के आसपास की बात है, यूकेपीएससी ने ही पूछा था कि अब इसका नाम क्या कर दिया गया है। जो पलायन आयोग है ना, चाहे उसमें पूछा हुआ है, किसी एग्जाम में पूछा होगा, लेकिन लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि पलायन आयोग का नाम क्या कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पलायन आयोग का जो नाम है ना, वो ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया है। कब से ये किया गया है दोस्तों? 6/10/2022, यानी 6 अक्टूबर 2022 से। तो ये दोस्तों फैक्ट थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 53 पे यहां पर आपके सामने है, कुछ गिरजाघर है हमारे उत्तराखंड के, हमारे उत्तराखंड में स्थित, और आपको बताना है सम्मिलित नहीं है। देखिए, बडन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा, सेंट जॉन्स विल्डरनेस नैनीताल, सेंट बोनोचेंसर्स बोनोवेंचर्स चर्च मसूरी में, इग्नेशियन माइकल चर्च रानीखेत में। काफी टफ लेवल का प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन सी यहां पर गलत है। देखिए, जो ये सेंट बोनोवेंचर्स चर्च है ना, ये चौबटिया में आपको मिलेगा, ठीक है। चौबटिया में आपको मिलेगा। कहां पे मिलेगा? चौबटिया में आपको मिलेगा। और दोस्तों, कुछ और भी अगर आप देखना चाहते हो तो वैसे तो काफी टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्राचीन है ना, प्राचीन मतलब ये काफी पुराने हैं। सेंट मेरी चर्च, ये एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी लैंसडाउन में, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। क्राइस्ट चर्च 1836 का है, ये मसूरी में है, ठीक है। केलोग मेमोरियल, ये मसूरी में है। सेंट फ्रांसिस चर्च, ये टनकपुर में है। तो साथियों, थोड़ा बहुत अगर याद कर दोगे तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल मिल सकती है, अगर आयु की नजर में पुराना ये पेपर आ गया तो। 54वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम एक आदर्श उर्वरक के रूप में इसका रेशियो क्या होता है? ठीक है, आप कहोगे 4:2:1 होता है, 4:2:1 होता है, ठीक है। रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रतिबंध के लिए किस वर्ष जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि यहां पर 1925 में हुआ था। देखिए दोस्तों, 1925 में तो जेनेवा प्रोटोकॉल होता है रासायनिक जैविक हथियारों के लिए, है ना, लेकिन इस पर पुनः जो समझौता होता है ये 1972 होता है, और प्रभावी 1975 में होता है, ठीक है। 25 से 75 मतलब 50 साल बाद ये प्रभावी होता है, लेकिन जो पुनः समझौता होता है ये 1972 में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, और यहां पर दोस्तों पूछा है कि मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, हीरालाल समरिया, ठीक है, हीरालाल समरिया। अब जरा यहां पर देखिए, जो जया वर्मा है ना, जया वर्मा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा। अच्छा, जो बागची है ये भी बने हैं दोस्तों, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। और अग्रवाल की बात करें, संजय कुमार अग्रवाल की, तो ये सीबीआईसी जो सेंट्रल जो अप्रत्यक्ष है ना, ये बोर्ड है, ये सीमा शुल्क बोर्ड वाला, इसके अध्यक्ष बने हैं। एक बार फिर से याद करते हैं। देखिए, जया वर्मा किसकी बनी है? ये बनी है रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष, ठीक है। हीरालाल सामिया कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अरिदंग बागची, ये यूएन में क्या बने हैं? जिन्होंने यूएन में दमखम दिखाया है, अरिदम, इन्होंने दम दिखाया है अपने, कहां पे? यूएन में, वहां पे स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। संजय कुमार की बात करें तो संजय कुमार सेंट्रल बोर्ड, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के बने हैं। 3 और नाम है दोस्तों जो आपको याद कर लेने हैं। पहला ये है, देखिए, एनजीटी की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जो प्रकाश श्रीवास्तव है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ये एनजीटी के अध्यक्ष बने, ठीक है, जो 2010 में इसका गठन होता है एनजीटी का। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष बने हैं वो आर माधवन बने। कौन बने हैं? आर माधवन बने हैं। नेस्कॉम की बात करें तो नेस्कॉम का नामबियार राजेश नामबियार, और मास्टर कार्ड के चेयरमैन बने हैं दोस्तों रजनीश कुमार। तो ये दोस्तों यहां पर कुछ करंट नियुक्तियां हैं, इन्हें याद कीजिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल 2023 में किसे दिया गया है? 57वां क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, एक प्रश्न यहां से एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। देखिए, क्लाउडिया गोल्डिन से ये तो आपने देख लिया है कि नोबेल मिला है, ठीक है। आपको 2023 के याद करने हैं। देखिए, एक है कातालिन कारिको और एक है ड्यू विसमैन। इन्हें दोस्तों फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन में किसे दिया गया है? कातालिन को और विसमैन को। कातालिन विसमैन मतलब 2 महिला है ना, 2 व्यक्ति हैं, एक हंगरी की है कारिको और यूएसए की है विसमैन। तो ये दोस्तों एक हो गया, आपको याद करना ही करना है मेडिकल लाइन में, ठीक है। भौतिकी की बात करें
तो प्यारे फेरे एनी, आप ऐसे याद करो, प्यारे फेरे एनी, प्यारे फेरे एनी। भौतिक में आपको ध्यान रखना है, जो फिजिक्स में मिला है ना, प्यारे फेरे एनी, तो प्यारे फेरे एनी मतलब भौतिक का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए यहां पर रसायन की बात करते हैं, तो मोंगी लुई एलेक्सी। देखिए दोस्तों एक नाम आप याद करिए, देखिए मोंगी बावेंडी, देखिए बावेंडी, ब्रूस एकिमो। तो आपको दोस्तों कैसे भी करना है ना, आपको लिखकर याद करना है, ये याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, नोबेल अवार्ड तो सबसे इंपोर्टेंट होते हैं, तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो प्यारे फेरे एनी, तो ये मिला है भौतिकी में, भौतिकी से शादी कर रहे हैं तो फेरे ले रहे हैं, तो प्यारे भौतिकी के साथ फेरे लेते हैं एनी, कुछ भी आप ऐसे याद करो, है ना। रसायन तो आपने देख लिया है, जॉन फॉसे, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन फॉसे को मिला है साहित्य का नोबेल अवार्ड। नरगिस मोहम्मदी, ईओ में आपको पूछा गया था कि इनका क्षेत्र कौन सा है, किस जगह से है ये, तो ईरान से दोस्तों यहां पर ये है, ठीक है। और क्लाउडिया गोल्डिन की बात करें दोस्तों, तो ये आर्थिक अर्थशास्त्र का इन्हें दिया गया है। देखिए अगर आपको पूछा जाए जॉन फोर्से कहां से हैं, तो जॉन फोर्से हैं दोस्तों नॉर्वे से। कहां से है, नॉर्वेजियन है, नॉर्वे से है ये। तो ये 5-6 प्रश्न है दोस्तों यहां से जो बन रहे हैं, लगभग 7-8 प्रश्न बन रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए, किसी भी हालत में याद होना ही चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर मैं इतना ही रुकूंगा आज की क्लास में, ठीक है। तो 57 तक तो ये हो गया है, आप इन्हें याद कीजिएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं बस यहां पर जैसे मुझे आधे घंटे का समय मिलता है थोड़ा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि सुबह तक आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवा दूं, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़े हैं उन्हें भी प्रोवाइड करा दूं, तो टेलीग्राम में ले लीजिएगा, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, इन तीनों क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। डायनासोर जीवाश्म पार्क कहां पर है, तो आपको होगे मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। शैलेश मटियानी पुरस्कार दोस्तों कितने व्यक्तियों को चुना गया है, कितने राज्य के 2022 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी अवार्ड के लिए चुना गया है, 17। 10 माध्यमिक और 6 यानी जो बीच वाले होते हैं, देखिए 10 प्राइमरी, 6 माध्यमिक और 1 दूसरे टाइप के होते हैं, है ना, व्यायाम व्योम से संबंधित कुछ होते हैं। द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है जी, द्रोणागिरी पर्वत की ऊंचाई है 70-66। कितनी है, 70-66। और ये कुछ हाइट है दोस्तों जो याद होनी चाहिए। नंदा घुंगटी है 6309, नंदा घुंगटी की हाइट कितनी है, 6309। त्रिशूल पर्वत की है 7120। नंदा देवी तो आप सभी जानते हैं कि 7817, 7817। कामेट 7756 और माना पर्वत 7272। बद्रीनाथ की बात करें 7140। तो यहां पर दोस्तों ये प्रश्न है। और द्रोणाचार्य की बात करें, सॉरी द्रोणागिरी की, तो ये 70-66 है। तो साथियों यहाँ पर ये प्रश्न थे आपके सामने। कल पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखेंगे, आप इसे रिवाइज कीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप याद कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो में, धन्यवाद।